जिन बच्चों ने डीएलएड या बीटीसी में एडमिशन लिया है उन बच्चों के सामने हम देखते हैं एक समस्या बहुत दिनों से चली आ रही है। वो समस्या है कि जो गणित वाला पोर्शन है, अंक गणित वाला पोर्शन जो है, उसमें अधिकांश बच्चे या तो कम मार्क्स लाते हैं या फिर उसमें वो फेल हो जाते हैं, बैक आ जाते हैं उनके। तो उनकी समस्या का समाधान लेकर के आज हम लोग आए हैं यहाँ पर, और आज से हम एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जो डीएलएड कर रहे हैं या बीटीसी कर रहे हैं उनके लिए, और एक सरल तरीका बताएंगे कि कैसे उनको गणित में अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं या वो कैसे सरलता से इसको याद कर सकते हैं। तो देखिए, जब कभी भी हमें कोई विषय बहुत टिपिकल लगे जब बस, तो उसको हमें क्या करना चाहिए, उसको छोटे छोटे खंडों में बांट लेना चाहिए, भागों में बांट लेना चाहिए। जब हम किसी भी विषय को बहुत छोटे छोटे भागों में या सब पार्ट में बांट लेते हैं और फिर उसका अध्ययन करते हैं तो हमें अध्ययन करने में आनंद आने लगता है और जो उसकी कठिनता वो भी खत्म हो जाती है। तो हम एक आज से जो गणित का सेगमेंट शुरू कर रहे हैं बीटीसी वाले बच्चों के लिए, उसे हम छोटे छोटे भागों में बांटेंगे और फिर पर डे छोटा छोटा भाग आपको अध्ययन कराएंगे और आप उसको प्रतिदिन देखते रहिएगा और देखने के बाद फिर उसको एक दो बार पढ़िएगा, फिर लिख करके देख लीजिए, आपको है ना वो सब बहुत सरल लगने लगा। कुछ समय बाद ये जो गणित है बहुत सरल लगने लगे। हमने देखा कि कुछ बच्चे बीएससी कर लेते हैं, मैथमेटिक्स से एमएससी भी कर जाते हैं, फिर भी वो डीएलएड के गणित के पेपर में प्राय फेल हो जाते हैं या उनकी बैक आ जाती है। उसका कारण ये है कि जो उन्होंने गणित पढ़ा है वो प्योर मैथमेटिक्स है, और यहाँ पर जो आपका बीटीसी या डीएलएड में आता है वो आपका क्या है, ये आपका अर्थमेटिक होता है या अंक गणित होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लेकर के आए आपके लिए, डीएलएड वालों के लिए, गणित का इतिहास। और गणित के इतिहास को हम संक्षेप में आपको बताएंगे पहले। तो देखिए, गणित के इतिहास के लिए हम 3 शब्द, 3 वाक्य या 3 सेंटेंस हम याद रखेंगे। हमने छोटे छोटे सेंटेंसों में या वाक्यों में इसको डिवाइड कर दिया। पहला सेंटेंस आपको सिर्फ इतना याद रखिए, गणित शब्द बहुत प्राचीन है। पहला शब्द, पहला जो आपका वाक्य, गणित शब्द बहुत प्राचीन है। एक तो ये सेंटेंस याद रख लीजिए। दूसरा, भारतीय गणित के इतिहास का प्रारंभ आदि ग्रंथ ऋग्वेद से हुआ। दूसरा सेंटेंस क्या हुआ, भारतीय गणित के इतिहास का प्रारंभ आदि ग्रंथ ऋग्वेद से हुआ। इसे 2-3 बार दोहरा लीजिए। तीसरा सेंटेंस याद रखेंगे, वैदिक काल में गणित को प्राय सभी ज्ञान शास्त्रों में सबसे ऊपर रखा गया। ये 3 सेंटेंस आप याद कर लीजिए और इसका आपका संक्षिप्त इतिहास आपके दिमाग में हो गया। अब देखेंगे ये आपको 5 सेंटेंस और याद रखने हैं। कौन कौन से? इसमें कहा गया भारतीय गणित के इतिहास को मुख्यतः 5 कालखंडों में बांटा जा सकता है, यानी 5 भागों में, समय के अनुसार इसको 5 भागों में बांटा गया है गणित के इतिहास को। पहला कौन सा है कि आदिकाल, जो 500 ईस्वी पूर्व तक था, यानी 1000 ईस्वी पूर्व से लेके 500 ईस्वी पूर्व तक हम कह सकते हैं, या 500 ईस्वी पूर्व तक आप याद रख सकते हैं। दूसरे काल को हमने कहा पूर्व मध्य काल। पहला था आदिकाल, जो 500 ईस्वी पूर्व तक कह सकते हैं, या 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक भी कहा जा सकता है। दूसरा जो भाग हमने लिया है वो लिया है पूर्व मध्य काल, जो 500 ईस्वी से लेकर, यानी यहाँ से लेकर के 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 400 ईस्वी पूर्व तक था। तीसरा आपका आता मध्यकाल, जो 400 ईस्वी पूर्व से लेकर 1200 ईस्वी पूर्व तक था। 1200 ईस्वी तक था, सॉरी, फिर से देखेंगे तीसरे नंबर को। मध्यकाल जो था वो 400 ईस्वी पूर्व से लेकर 1200 ईस्वी तक माना गया है। और चौथा जो हमने लिया वो उत्तर मध्यकाल लिया, तो कहाँ से, 1200 ईस्वी से प्रारंभ करके वो फिर 1800 ईस्वी तक चला गया। और 5वां जो काल है वो वर्तमान काल है, जो 1800 ईस्वी के बाद प्रारंभ हुआ है। अब हम इसको एक आपको रेखे डायग्राम से बताएंगे, एक रेखा के द्वारा, एक लाइन डायग्राम से हम इसको बताएंगे कि कैसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे शो कर सकते हैं। चलिए, इन कालखंडों को याद करने का एक हम आपको लाइन डायग्राम बता रहे हैं। देखिए, एक लाइन मान लो हम ये यहाँ पर ये खींच दें, ये लाइन देखिए, इस लाइन को हम 2 बराबर भागों में, 2 भागों में बांट दे रहे हैं। ये मान लीजिए हमने 2 भाग यहाँ पर बना दिए। इसको हमने ईस्वी कह दिया भाई यहाँ पर, इस लाइन, ठीक है। इसके बाईं ओर जो है वो ईसा पूर्व है और इसके बाद वाला जो है वो ईसा के बाद वाला है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको कितने खंडों में बांट रहे हैं? तो देखिए, हमने ले लिया आपको 400 ईस्वी पूर्व,
यहां लिख दिया हमने ईसा पूर्व, ईसवी पूर्व, और यहां लिखा इसके बाद, ईसा के बाद, ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक, तो यहां 400 के बाद फिर हमने ले लिया मान लीजिए आपका 500 ईस्वी पूर्व, और 500 ईस्वी पूर्व के बाद फिर हमने ले लिया मान लीजिए यहां पर 1000 ईस्वी पूर्व। यहीं से इसका इतिहास प्रारंभ हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पहला वाला काल है जिसको हम यहाँ पर 500 ईस्वी पूर्व, 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर के यहाँ 500 ईस्वी पूर्व तक अगर हम इसको ले जा रहे हैं, इस वाले काल को, तो इसको हम आदिकाल के नाम से जानेंगे। किससे जानेंगे इसको? आदिकाल। अब याद हो गया आपको भाई, 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक के काल को हमने क्या कहा? ये आदिकाल हमने कहा है। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे आए, देखिए 500 से 400 के बीच एक काल को डिवाइड किया गया भाई, 500 से 400 के बीच। चलिए ले लिया हमने यहाँ पर 500 से 400 के बीच, ऐसे करके। ठीक है, इसको हमने कहा पूर्व मध्यकाल। इसको क्या कहा हमने? पूर्व मध्यकाल। इसको पूर्व मध्यकाल का नाम हमने दे दिया। ठीक है, अब 400 से लेकर के 1200 ईस्वी पूर्व की बात कर रहे हैं। चलिए 1200 ईस्वी मैंने यहां पे लिख दिया आपका। 400 ईस्वी से लेकर कहां तक? ये 1200 ईस्वी पूर्व तक की बात हम यहां पर कर रहे हैं। देखिए ये, इसको उन्होंने कहा मध्यकाल। मध्यकाल, इतना जो काल है वो मध्यकाल आ जाता है। ठीक है, और इसके बाद वाला जो काल है, अगर हम इसको आगे ले जाएं, यहाँ पर 1800 लिख दें, 1800 तक, यानी 1200 से लेकर के 1800 तक का जो है ये उत्तर मध्यकाल कहलाएगा भाई, उत्तर मध्यकाल। और इसके बाद वाला जो काल होगा वो आधुनिक काल कहलाएगा, आधुनिक काल। तो आप इस फिगर को भी देख करके, इस जो रेखा लाइन डायग्राम है, इसको देख करके भी आप आराम से निकाल सकते हैं। 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक का आदिकाल, 500 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी पूर्व तक का मध्यकाल, 400 ईस्वी पूर्व से लेकर 1200 ईस्वी तक का मध्यकाल, और 1200 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी तक ये उत्तर मध्यकाल, और 1800 ईस्वी के बाद जो काल आएगा उसको हम आधुनिक काल, ये हमने इसको इस तरह से बांटा। हम इनके विषय में कल अध्ययन करेंगे। आज की वीडियो में आपको ये सब याद करके रखना है।